बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट एंड। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपना वीकेंड अच्छे तरीके से प्लान कर चुके होंगे, क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है कि सैटरडे को क्या करना है, क्या क्या मसरूफियात रहेंगी, जाना कहाँ पर है, ये आप फ्राइडे को डिसाइड कर लेते हैं। नाश्ता क्या करना है, खाना क्या बनना है, क्योंकि घर में जब छुट्टी का दिन होता है तो फरमाइशें भी सबकी चल रही होती हैं। सो अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, अपनों को टाइम दीजिए, क्योंकि पूरा हफ्ता रूटीन तो कम अज़ कम ये रहती है कि आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। सो ये जो टाइम होता है आपका वीकेंड का, ये आपके घर वालों के लिए होना भी चाहिए, होता भी है और आपको स्पेंड भी करना चाहिए। अच्छा जी, हमने आज के ख़बरों की तरफ आना है, लेकिन इसके साथ साथ 11 बजे वाले सेगमेंट में जिनकी बर्थडे है उनको हम विश करेंगे और इसके साथ साथ हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। बड़े अहम टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। सबसे पहले हमने बढ़ना है आज की खबरों की तरफ। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, आमिर रजा खान साहब और अली रामी ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वीकेंड के बारे में मुस्कुराहट से अंदाजा होगा। वीकेंड के बारे में क्या कहें कि हम मीडिया वालों को तो एक दिन छुट्टी होती है, हाँ। बाकी अदारों में 2 दिन की छुट्टी है। अब वो जो है वो काबिल रश्क लोग नज़र आते हैं हमें, हाँ। कि यार ये बड़ी अच्छी जॉब। मैंने मेरी मिसेज है वो पढ़ाती हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वो सरकारी मुलाजिम है, सारे के सारे हफ्ते को घर होते हैं। हाँ। हमें आप कह रहे थे कि छुट्टी का दिन है, एंजॉय करें। जिस दिन हमें छुट्टी होती है उस दिन हमारे बीसियों काम लिखे हुए होते हैं। हाँ। क्योंकि मेरे घर में बेटी और मेरी मिसेज है, तो सारे काम जो हैं, अगर नल भी टपक रहा है तो मुझे इतवार को जाके ठीक करवाना है उसको। एक उसकी ये एक है, अगर टैंकी में पानी नहीं है या बिजली का कोई मसला है, कोई स्विच बोर्ड चेंज होना है, कोई घर का झाड़ू भी लाना है ना, एक ही दिन या ग्रोसरी लेके आनी है, तो वो इतवार का इंतज़ार किया जाता है। तो इतवार हमारे लिए एक वर्किंग डे होता है। जो लोग हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं उनके लिए 7वां दिन वर्किंग डे होता है, बट वो उस वक्त घर के काम कर रहे होते हैं और उसमें वो हाँ मदद भी करते हैं और बिल्कुल करते हैं। अगर वो कुछ डस्टिंग का मामला है तो मदद भी कर देते हैं, कोई चीज़ बाजार से लाने तो होता है। नहीं अली रामी को आप जानते हैं, अली रामी नहीं करता है, लेकिन ये मेरी क्योंकि सुन्नत है मेरे नबी की, मैं कर देता हूँ। तो बीवी का हाथ बटाना सुन्नत है। जो सुनने वाले देखने वाले ये भी सुन जान लें कि हमारे नबी किस तरह से ज़िंदगी बसर करते थे। आपके हस्बैंड को खरी खरी सुनाऊंगा किसी दिन। लेकिन हमारे लिए इतवार का दिन भी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि माँ सवाई एक ये कि नान चने का नाश्ता कर लेते हैं हम लोग, इसके अलावा कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। ड्यूटी उसमें भी 8-9 घंटे ही है और 8-9 घंटे में आपने पौधों को भी देखना है, माली ने भी आना है, गाड़ी की भी धोनी है, गाड़ी वॉश भी करनी है, ये भी है ड्यूटी में शामिल है। तो वो आपको वो दिन जो है वो बटा होता है। फिर आपने अपनी मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़नी है, 2-4 थोड़ा सा टाइम सारों को देना पड़ जाता है। ऐसे ही ये अली क्या मसरूफियात रहती है संडे को? जो आमिर भाई ने बताई, मैं वही सोच रहा था कि मेरी अब कल की क्या प्लानिंग होगी कि कल मैंने क्या क्या करना है, कौन सी चीज़ टूटी हुई है जिसको ठीक करवाना है। सही है ये घर के छोटे-छोटे काम। एक छुट्टी वाले दिन जब आप वीकेंड आपका होता है, सैटरडे को आप ये सोच रहे होते हैं कि यार आज शाम में ये मूवी देख लूँगा, ठीक है ये करूँगा, रात को लेट सो जाऊँगा, सुबह लेट उठूँगा। अगर आप शादीशुदा है ना, अगर आप ये समझें कि आप सुबह तक लेट सो जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं। अब मेरे बच्चों की रूटीन जो है वो ये बनी हुई कि उन्होंने सुबह 6 बजे उठ जाना है स्कूल के लिए। अब उन्होंने संडे को उन्होंने अपने टाइम पे उठना है, रूटीन के अकॉर्डिंग वो अपने टाइम पे उठेंगे और उन्होंने उठा और आपको भी उठना पड़ेगा। तो ये अगर आप ये सोचें कि आप संडे वाले दिन देर तक आप सो सकेंगे तो ये तो शादीशुदा बंदे के लिए तो ये मुश्किल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। और फिर उसके बाद रात को भी लेट नाइट नहीं जाग सकते क्योंकि आप हफ्ते की सुबह को उठे होते हैं, आप उसी रूटीन पे उठे होते हैं ना। नहीं, बाज़ का सम टाइम होता है कि आप सैटरडे को आप लेट नाइट तक जो है वो आप जागते रहते हैं, आपने कोई अपना प्लान, कोई मूवी देखनी है, कोई वैसे आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, तो संडे का आपको पता होता है। फिर संडे का तो जब आप जल्दी उठ जाए तो फिर आपके पास फरमाइशें, जो आमिर भाई ने कहा कि नान चने की फरमाइश आती है, तो मेरा बेटा कहता है मुझे फ्लैट ब्रेड जो है वो खिलाएं, वो हलवा पूड़ी को फ्लैट ब्रेड कहता है वो, तो वो कहेगा जी हलवा पूड़ी की फ्लैट ब्रेड जो है वो आज खानी है, तो फिर वो लेकर आएंगे। उसके बाद घर के छोटे मोटे काम काज होंगे वो कर लेंगे, धोबी को कपड़े देने वो दे देंगे, गाड़ी का ऑयल चेक करना होगा वो कर लेंगे, गाड़ी वॉश करवा लेंगे। ये इस तरह की शाम को अगर प्लान बनेगा कि बच्चों को कहीं पार्क में ले जाएं तो वो है। आपके लिए अपना वो दिन नहीं होता वो संडे मतलब आप वीकेंड के अंदर आपने 5-6 दिन अपने ऑफिस को दे दिए और संडे आपने अपनी फैमिली को दे दिया।
और ये फिर मैं कहती हूँ कि वो हमारी बचपन वाली लाइफ के हमारे पेरेंट्स की सब तमाम जिम्मेदारियां थी, वो फिर हम इंजॉय भी करते हैं और याद भी करते हैं, क्योंकि अब हम उस स्टेज पे आ गए ना, अब अपने आप को एलिमिनेट कर दिया और अपनी फैमिली के लिए। अब जिनके पेरेंट्स को 2 छुट्टियां हैं वो तो देखे ना, एक दिन आपने फैमिली के सारे काम कर लिए, एक दिन आपने अपना भी लिया कि जी मैं आज दोस्तों के पास जा रहा हूँ या मैं आज एंजॉय करूँगा। यानी आप अपनी दरीना ख्वाहिश का बार बार इजहार नहीं मैं तो आपको कहता हूँ, मैं जहाँ पे रहता हूँ मेरे करीबी सारे मेरे ससुराल वाले रहते हैं, वो सारे सरकारी मुलाजिम हैं और उनको हफ्ते में 2 छुट्टियाँ होती हैं। अब हम क्योंकि प्राइवेट जॉबर्स हैं तो हमें नहीं होती, हमें एक होती है। हाँ, हमने भी अपने तरीके से एंजॉय करते हैं उसको। एंजॉयमेंट यही है कि मैं अपने घर के सारे अगर इतवार को शाम को काम मुकम्मल कर लूँ ना, कि आज अभी और कोई काम नहीं है, मसलन सेटिस्फेक्शन आज सुबह 7 बजे मैंने एक बंदे को पैसे दिए हैं कि वो मेरे सोलर का कोई पुरजान है, वो छोटे से 2-4 प्लेटें लगी हैं तो वो मुझे ला के दे, तो मैं उसका इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही वो आए तो उसको मैं पैसे पकड़ाऊँ। अब उसको मैं छुट्टी वाले दिन के लिए उसको छुट्टी वाले दिन आएगा तो काम होगा। तो ये इस तरह के काम जो है फिर वो सारा दिन उस पर लगेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, हम आ जाते हैं अपनी आज की खबरों की तरफ। तजावुजात का शहर में जो है वो बुरा हाल है, हर कोई परेशान है। मुख्तलिफ मार्केटों में यही सूरत हाल देखने पड़ रही है और मुख्तलिफ मार्केटों में शहर की बड़ी मार्केटें हैं जहाँ पर रोज़ाना की तादाद में बहुत बड़ी तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो बाहर से भी लोग आते हैं, दूसरे शहरों से भी आते हैं। अगर हम शाह आलम मार्केट की बात करें, आजम क्लॉथ मार्केट की बात करें, ये वो मार्केट्स हैं शहर के जिनका हम बारहा जिक्र कर चुके हैं कि यहाँ पे तजावुजात हैं, यहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल हैं, यहाँ से दूसरे शहरों से लोग कारोबार करने के लिए आते हैं। वीकेंड पे, फ्राइडे पे तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मसला हल क्यों नहीं हो पा रहा। हर दौर में इस इशू को जो है वो मेरे ख्याल से शुरू भी करना चाहे तो नहीं हो पाता। हम देख रहे हैं ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ रहे हैं। अब जिम्मेदार कौन है, किसको कहना है, इस पर बात करते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। जा बजा तजावुजात से शहर का हुस्न तो बेड़ा गर्क हुआ ही हुआ है, लेकिन जो मसाइल बढ़ रहे हैं अब वो चैलेंज किसके लिए है, कौन जिम्मेदार है, हमने किसको कहना है। जिनके कारोबार मुतासर हो रहे हैं मेरे ख्याल से जिम्मेदार वो खुद भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन तजावुजात को वो खुद ही साथ लेके चल रही हैं और एक दूसरे पर मलबा डालने को सभी लोग तैयार होते हैं। आमिर भाई, सही कहा आपने। किसी हवाले से ताजरों से भी हमें गिला रहता है, शिकवा रहता है, लेकिन सरकारी महकमे क्या काम करते हैं। देखिए, जगह जो कब्ज़ा की जाती है, ताजर करे, दुकानदार करे, आमिर रज़ा करे, ब्राह्मे करे, है तो सरकारी जगह ना। और आप ये देखिए कि 2-4 दिन पहले ये खबर आई थी तो ओके जी, चीफ कमिश्नर की सरबराही में कोई एक कमेटी बना दी है जो तजावुजात और कब्ज़ों पे। आप इसमें क्या बात करेंगे। ये हमारे ऑफिस के साथ ही लिंक रोड की तरफ जाए तो एक नाला आता है जी, आता है। लेफ्ट साइड पे एक पठान ने एक रेहड़ी लगाई जिस पर उसने खिलौने रखे चंद। देखते ही देखते वो खिलौनों वाली दुकान जो थी, वो रेहड़ी जो थी, वो उसी नाले के साथ एक छोटी सी दुकान में हो गई जिसमें उसने इलेक्ट्रॉनिक का सामान रख लिया। अब वो एक बड़ी दुकान बन गई है उसी नाले की ज़मीन के ऊपर और उस पर लिखा हुआ है अल मदीना गैस फिलर, पता नहीं क्या, फिलिंग स्टेशन। अब मुझे बताएं, वो LPG बेचना शुरू हुए हैं, सिलेंडर ही सिलेंडर रख लिए पूरे नाले के साथ साथ। अच्छा। और साथ उसने रेहड़ियाँ लगवा ली हैं अपने आगे। उसने मतलब उसको क्या उसको कहेंगे, सबलिट कर दिया उसने, इस तरह का कर दिया, मतलब आगे उसने अपने किराएदार रख लिए। अच्छा। तो ये चीफ कमिश्नर होए, ये कमिश्नर होए, ये डिप्टी कमिश्नर होए, ये ACs होए, आमिर रज़ा को नजर आती है गुजरते हुए चीज़, इनको नजर नहीं आती कि ये कब्जा कैसे हो रहा है। इंसदादे तजावुजात कैंप और लगाया बड़ा गया आसान है। और अब तो इतना आसान हो गया है, इतना आसान हो गया है। आपने अंदरून शहर के सर्कल गार्डन में देखा होगा, पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, आप बदामी बाग के सामने वाले हिस्से में एक ग्रीन बेल्ट के ऊपर मस्जिद बनाई गई और उसके लेफ्ट राइट पे सारी दुकानें बना दी। अब आओ मस्जिद गिरो, ये कोट लखपत की तरफ आते हो, अगर आप कभी माल्टन कचहरी की तरफ से आए ना तो आपको नजर आएगा कि मस्जिद के साथ साथ सारी ग्रीन बेल्ट के ऊपर दुकानें। सबसे पहले तो आप मस्जिद गिराएं, तो मस्जिद गिराएंगे तो इस्लाम का मसला आ जाएगा। ये एक कब्जे का एक तरीक़ाकार है जो मैंने आपको बताया। और मुझे लगता ये है कि हो सकता है कोई नाले के साथ साथ जहाँ मदीना गैस फिलिंग स्टेशन बना है वहाँ मदीना मार्केट बन जाए और वहाँ जूतों की दुकानें बन जाएँ, वहाँ पे कपड़ों की दुकानें, स्मगलिंग के माल की दुकानें, कंटेनर की दुकानें। अब वो कोई छुपी और हुई ये जगह तो मेरे है सामने हुआ, फुटबॉल ग्राउंड था क्रीम ब्लॉक मार्केट के बिल्कुल सामने, मैं वहाँ मैच कवर कर चुका हूँ, बच्चे खेलते थे,
2 क्लब प्रैक्टिस करते थे, वहाँ पर कब्जा हुआ, कब्जे के बाद वहाँ मार्केटें बन गई, अदालत में मामला चला गया, मुझे नहीं पता, और अदालत में जाकर स्टे हो गया। मियाँ महमूद रशीद साहब ने करवाया था, जो कि थे, मुझे वो उस वक्त वही थे इकबाल टाउन के। और आज वहाँ पे आपको वो ये जूते और ये बूट और स्मगलिंग की वो चीज़ें, जो भी बाहर कंटेनर का माल, वो बिकता नज़र आता है। आप मुझे बताएं कितनी कीमती प्रॉपर्टी है जिस पर कब्जा हो गया और कोई इसको छुड़वाता, क्योंकि सब मिले हुए हैं आपस में। तो मसला ये है, सीएम साहिबा ने तो वाज़ेह तौर पर अली कह दिया था कि नहीं। मैं इंक्रोचमेंट को कंपेयर करता हूँ गुड गवर्नेंस के साथ। आपकी गुड गवर्नेंस में सबसे पहले आपका आता है आपके डिपार्टमेंट्स में क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या लोगों के मसाइल फौरी हल किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। उसके बाद होता है क्राइम के बाद आती है तजावुज़ात। सिंपल सी बात है, जब आप अपने इलाके में, अपनी मार्केट्स के अंदर, रोड्स के ऊपर, पेमेंट्स के ऊपर आप तजावुज़ात देते हैं तो आपकी गुड गवर्नेंस सामने नज़र आ रही है। आप इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि आपके सूबे के अंदर, आपके शहर के अंदर जो भी अरबाब इख्तियार हैं, जो भी आला हुकाम हैं, उनकी कितनी गहरी नज़र है। अगर आप फिरोजपुर रोड पे गुजर रहे हैं, अगर आपको वहाँ पर तजावुज़ात नज़र आ रही हैं, मार्केट से गुजर रहे हैं, आपको तजावुज़ात नज़र आ रही हैं, तो उस मुतलका तहसील, मुतलका इलाके का जो असिस्टेंट कमिश्नर होगा वो इस चीज़ का ज़िम्मेदार होगा। सिंपल सी बात है। अगर आप जेल रोड, कच्चा जेल रोड से गुजर रहे हैं, यहाँ पे जो तजावुज़ात है, यहाँ का जो एसी है वो मॉडल टाउन का है, तो वो इसका ज़िम्मेदार है। अच्छा, मैं उसकी छोटी सी बात आपकी काट रहा हूँ, प्लीज़ जिम्मेदार ना कहें, हिस्सेदार कहें सर। देखिए मुझे ये लगता है हिस्सेदार, हम कह सकते हैं हिस्सेदार भी नहीं है कोई भी, क्योंकि हिस्सेदार सिंपल सी बात है। आप किसी रेडी आप किसी रेडी वाले से जाके पूछ लें कि आपको किसने इजाज़त दी है, इसने कहा जी आप कौन होते हैं, यहाँ से तो हमारे से तो डेली पैसे लेके जाते हैं। MCL का अमला होता है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस का अमला होता है, वो जो मंथली लेते हैं वो कहाँ जाती है, वो तो धड़ल्ले से बैठेंगे। कौन पूछने वाला है इनसे, कोई पूछने वाला नहीं है। अब देखें, मुझे याद है कि निगरान दौरे हुकूमत में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन का फ़ैसला किया गया और उसका आगाज़ भी हुआ, लेकिन फिर वज़ीर आला पंजाब ने फ़ौरी तौर पर वो फ़ैसला वापस ले लिया और उन्होंने ख़ुद बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था। ये एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है, क्योंकि आप किसी भी मार्केट में जाए, वहाँ पे ताजर इकट्ठे हो जाएंगे, वो अपने मुतल्लिक़ा MN MPA को कहेंगे कि हमने आपको वोट कास्ट किया तो आप हमारे ऊपर ही प्रेशराइज़ करना शुरू हो गए, आप ये तजावुज़ात ख़त्म करवाना चाह रहे हैं। तजावुज़ात पे आमिर भाई की बात ठीक है, आपकी बात भी ठीक है कि ये ताजर इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है इसके अंदर, पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये उनसे पैसा लेते हैं, पैसा लेने के बाद उनको रेडियाँ लगाने की इजाज़त जो है दी जाती है। लेकिन सवाल एंड पे वही है कि हमारी गवर्नमेंट की रेट कहाँ पे कायम है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये तजावुज़ात ख़त्म कर सकते हैं, कब्ज़ा माफिया को ख़त्म कर सकते हैं। होती है क्या गवर्नमेंट कि वो इस माफिया, गवर्नमेंट के पास सब कुछ है, उनके पास सब अख्तियारात हैं। जब आप मिली भगत जिसको कह देते हैं ना, जब आपको कुछ आना शुरू हो जाए फिर आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं इनको चलने दें। अब ये होगा क्या कि तजावुज़ात के ऊपर एक भरमार करेंगे, वहाँ से मंथली रकम इकट्ठा होने शुरू हो जाएगी, वो पता नहीं कहाँ तक जाके पहुँचेगी। उसके बाद जी ठीक है जी, तजावुज़ात ऑपरेशन हमारा ख़त्म हो गया। ये वहाँ पे करेंगे जहाँ पर मामूली सी तजावुज़ात होंगे, ख़त्म करके तस्वीरें बनवा के सोशल मीडिया पे लगा के जी तजावुज़ात हमने ख़त्म कर दिए। अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ पैसा ही कमाना है तो फिर आप थोड़ी देर के लिए करेंगे तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, उसके बाद आप छोड़ देंगे। ऑपरेशन करना है तो ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान करें। अब आमिर भाई को पता है कि माजी में एक ग्रैंड ऑपरेशन एक हुआ था, उस वक्त जो ऑपरेशन हुआ था, अगर वैसा ऑपरेशन दोबारा हो जाए तो मेरा ख्याल है कि लाहौर आपका साफ़ हो जाएगा। आपकी सड़कें जो है वो जो उनकी एक विड्थ है, जो उनकी एक चौड़ाई है, आपको वो पूरी मिलेगी। असल में सबसे अच्छा ऑपरेशन तो मियाँ अज़हर ने करवाया था, और वही ऑपरेशन था जो कि असल में ऑपरेशन था, जिसमें आप जिसकी बात करें आज़म कलात मार्केट, शाह आलम मार्केट और ये सारे तजावुज़ात वाले सब भाग गए थे। और ये उसके बाद से जो भी दौर आया, मियाँ अज़हर साहब तो नहीं रहे, वो गवर्नर नहीं रहे, तो उस वक्त गवर्नर थे, उन्होंने करवाया था। उसके बाद से नहीं हुआ, बल्कि उल्टा कब्ज़ा कराया गया। यानी आप देखें अंदरूनी शहर जो वो गंदा नाला है, ड्रेन नाला है, उसके ऊपर पार्किंगें बन गई, उसके ऊपर दुकानें बन गई। वो कैसे बन गई? आप हार रोड चले जाएं, ग्रीन बेल्ट पे आप हार रोड चले, हार रोड में जो नाला गुजर है वहाँ ताजरों ने ही दुकानें बना ली। ऐसे बिल्कुल ऐसे। अब सिंपल सी बात आमिर भाई, यही आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में चले जाए, आप DHA का देख लें, आप बहरिया टाउन का वहाँ लगा के दिखाएं, आपको वहाँ तजावुज़ात नजर आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगी। क्यों?
भाई उनका एक रूल है, उन्होंने एक क्राइटेरिया तय कर दिया, आप नहीं कर सकते। अच्छा मैं आपको तो आम मार्केट में क्यों हो रहा है? दिलचस्प बात बताऊं, ये 50-60 करोड़ रुपया पर मंथ की मंथली है जो रुक जाती है। अब होता क्या है, जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो निगरान है चाहे वो इलेक्टेड है, उसको ये अफसरशाही क्या कहती है, कहती जी ये गरीब मार है तुसी अनपॉपुलर हो जाना, तुसी ना गरीबां दी रेहड़ी उठवा के तुसी की लेना, सही बात, तुसी इंज करो रेड लाइन लगा दोगे, यानी रेहड़ी वहीं पे रहेगी, फुटपाथ पे कब्जा वैसे ही रहेगा। अब उस बंदे का क्या कसूर है? मैं हमेशा इस बात पे दुख होता है मुझे, जो दुकान लेता है, जो टैक्स देता है, बिजली का बिल देता है, पानी का बिल देता है, गैस का बिल देता है, दुकान का किराया देता है, वो सब्जी जो बेच रहा है, पैसे कमा रहा है, और वो जो फुटपाथ उस पर आपका बुलडोजर आ जाता है कि जी ये आपने इसकी ली थी इजाजत हमसे, उसका बुलडोजर और वो एक साथ गाड़ी बनाई हुई है वो आ जाती है, उससे मंथली लेते हैं। जो रेहड़ियाँ लगी हैं पूरी की पूरी, मेरे सामने का वाकया है, LDA वालों से मैंने पूछा, मैंने कहा जहाँ से आपको गुजर के आए सारे का सारे फुटपाथ कब्जे में है, सारी की सारी रोड कब्जे पे है, सिर्फ एक सिंगल लाइन गाड़ी के लिए छोड़ी हुई है उन्होंने, बाकी पर उन्होंने दुकानें बना ली, उनको आपने नहीं गिराया। ये अंदर एक बंदा अपनी दुकान पे काम कर रहा है, उसको आगे कह रहे जी नक्शा पास नहीं से कराया, लिया पैसे दे, नहीं टांग लगे, उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था, वो कहते जी वो जाने वो वासा वालों की। अब आप लोगों की बातों से तो मुझे सरासर मायूसी लग रही है कि ये काम तो होने वाला है ही नहीं। ऑब्वियसली जहाँ पर आपकी गवर्नमेंट घुटने टेक दे वहाँ पर फिर आपको क्या नजर आ रहा है? बेहतर है ना यही है कि DH और बहरिया को शहर दे दिया जाए। दूसरी बात है, घुटने टेकने वाली बात फिर गलत है, जहाँ आपकी गवर्नमेंट मंथली में इन्वॉल्व हो जाए वहाँ पे ये काम नहीं हो सकता। आप क्यों रोकते हैं? आपके सियासतदान पैसे लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछले दौर में मैंने बड़ी कोशिश की कि ये खारक नाला है इस पर से तजावज़ात ख़त्म हो जाए। मैं पहुँचते पहुँचते जर्नलिस्ट हूँ, मैं ऐसी जगह तक पहुँच गया जो कि उसका मुंतखब MPA था। उन्होंने कहा जनाब नदीम बारा साहब ने जान देनी मंथली, हम दसो की करोगे, असं उन पैसे देने नहीं है। ये आपके सरकारी मुलाजिम ने कहा, उनके उन पैसे नहीं देने, ये तो बात तय है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मुझे बताएं पैसे, ये तो मामला एक MP MNA के नहीं ऊपर भी बहुत जाते हैं पैसे। मैं जहाँ तक मैं पहुँच सका, चले मैं उसके वज़ीर आला तक तो नहीं पहुँच सका, बुज़दार तक या उसके प्राइम मिनिस्टर तक नहीं पहुँच सका, लेकिन मैंने आपको कहा 40-50 करोड़ रुपया पर मंथ है। अब सवाल ये है ना कि आप इसकी वजह से शहर के दीगर मामला देखें कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं, ट्रैफिक को हर कोई कोसता है। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, ये 50 करोड़ रुपया अगर गवर्नमेंट की किटी में आए यानी उसकी जेब में आए तो किस पे खर्च होगा? हम पे। ऑब्वियसली ये खर्च नहीं होने दिया जाता। और दूसरा, आपने देहात को खाली कराकर शहर में आए, अपना ठेला लगाएं, आपने एक मंथली फिक्स करनी है, उसके बाद आप उस पर फल बेचें, सब्जी बेचें, नाकस चीजें बेचें, आप उस पर गंदे आयल में पकौड़े तलें, ना फूड अथॉरिटी पूछेगी आपको, आप उसमें गंदे समोसे बना के बेचें, आपको कोई नहीं पूछेगा, आप उसमें चने बेचें, आप उसकी प्लास्टिक की जो मेडिकल वेस्ट से बनती हैं प्लेटें, उसको एक ही ड्रम में धो धो के बेचें, कोई फूड अथॉरिटी वाला पूछ जाए आपको मेरा नाम तब्दील कर दीजिएगा, पूछेगा किसको? जो एक रेस्टोरेंट बेचारा बनाना नौजवान है वो बनाना शुरू करेगा, कोई बर्गर शॉप बनानी शुरू करेगा, वहाँ आपकी फूड अथॉरिटी आएगी और आपने लाइसेंस लिया है, दिखाओ ज़रा अपने नाखून दिखाओ, अपना वो ज़रा दिखाओ। मैंने फूड अथॉरिटी वालों से कहा, मैंने कहा यार ये रेडी लगी हुई है, ये चने बेच रहा है और एक गंदे उस पीपे के अंदर वो प्लेट धोता है, इसको क्यों नहीं पूछ? कहता है ये गरीब आदमी नहीं है, वो रिश्वत देता है और ये रिश्वत लेता है, जिसको ये गरीब आदमी कह के जान छुड़वाता है और उसकी मंथली कॉरपोरेशन भी खा रही है, जो भी उसका महकमा है, वासा की जगह तो वासा खा रही है, LD की जगह LD खा रही है, और जो फूड अथॉरिटी और हिस्सा किसी एक का नहीं है, बहुत ज्यादा लोग आके हिस्सा लेते हैं और सब लोग जो हैं वो खामोश तमाशाई है। अब सवाल ये है कि हम कहते हैं कि तजावुज़ात का मसला जो है इससे बहुत सारे मसाइल हैं, शहर की ट्रैफिक एक इससे बहुत बड़ा मसला है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ये तो मसला हल नहीं होने वाला, लेकिन इससे जो मसाइल जन्म ले रहे हैं उनका जिम्मेदार कौन है उसकी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो तजावुज़ात पे तो खासी डिटेल में डिस्कशन कर लिया और हालात के मुताबिक जो सिचुएशन नज़र आ रही है, जो बताया जा रहा है, जो ग्राउंड रियलिटी है, कंट्रोल नामुमकिन है। अब आमिर भाई कहेंगे नामुमकिन कुछ नहीं होता, लेकिन ये वाली सिचुएशन एक्चुअली नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर सब लोग जो हैं वो हिस्से भी ले रहे हैं, जिन्होंने काम करना है वो बस घुटने टेक बैठे हैं, पता नहीं अब ये कौन करेगा। लेकिन
सवाल ये है कि इसकी वजह से जो ट्रैफिक का मसला है वो तो फिर कभी हल नहीं होने वाला। अली, अगर ऐसे जा बजा रेडियां लगी रहेंगी, आप गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर चले जाएं, रेडियो की भरमार है, मेयो के बाहर चले जाएं, सर्विसेज के बाहर चले जाएं, LOS पे चले जाएं, सो अब ये सब कुछ रहेगा तो ट्रैफिक तो रहेगी, तो फिर मसला कौन हल करेगा? शहर में जब भी ट्रैफिक के मसाइल के ऊपर वज़ीर आला पंजाब को या आला हुकाम को ब्रीफिंग दी जाती है तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट रेज किया जाता है वो इंक्रोचमेंट होती है कि आपकी इंक्रोचमेंट की वजह से ये ट्रैफिक के मसाइल पैदा ना इंक्रोचमेंट जाएगी ना ट्रैफिक, ना इंक्रोचमेंट जाएगी ना ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। और उसके बाद स्मोक के ऊपर एक स्टडी करवाई गई। स्मोक की स्टडी के ऊपर कहा गया कि आपकी इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा वजह बन रही है, क्योंकि उसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक होती है, ट्रैफिक की गाड़ियों से जो धुआं वहाँ से जो इमिशंस निकलती हैं वो स्मोक का सबब बनती है। तो लिहाजा इस पे अदालत ने भी अहकाम दिए कि आपको इंक्रोचमेंट ख़त्म करना होगी। ट्रैफिक के मसाइल इंक्रोचमेंट की वजह से, स्मोक इंक्रोचमेंट की वजह से, और इसके अलावा आपके रोड्स के ऊपर जो जगह जगह इन्होंने इंक्रोचमेंट्स की हुई हैं वहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए वो रुकावट, वो पैदल चलने वाला फिर सड़क का रुख करता है, सड़क का रुख करेगा तो ट्रैफिक वाला को, गाड़ी वाला को, तेज़ रफ्तार वाला वो उसको ठोक देगा, वो इंजर्ड हो जाएगा। तो लिहाजा बहुत ज़्यादा मसाइल जन्म लेते हैं सिर्फ एक इंक्रोचमेंट की वजह से। तो इंक्रोचमेंट के हल के लिए हमने बहुत डिस्कशंस की हैं, आपने भी पता नहीं कितने प्रोग्राम किए होंगे, अब आपको याद नहीं होंगे, लेकिन इंक्रोचमेंट के हल के ऊपर कोई संजीदगी जो है वो किसी जगह पे नज़र नहीं आई। अगर आप संजीदा हो, आप वाकई आप करना चाहते हो तो हम देख लेते हैं कि ये अगर इंक्रोचमेंट करना ख़त्म करना चाह रहे हैं पंजाब हुकूमत, तो देखते हैं आने वाले दिनों में कि क्या क्या नताइज आपको मिलते हैं। तो लिहाजा इंक्रोचमेंट आपके रोड्स को भी तबाह करती है। इंक्रोचमेंट जो है वो आपके लिए ट्रैफिक के मसाइल, डेफिनेटली सबसे बड़ा मसला ही ट्रैफिक के मसाइल। और जो ट्रैफिक में फंस जाए, आप फंस जाए, आमिर भी फंसे, मैं फंस जाऊँ, आपका कितना पेट्रोल वहाँ पे कंजम्पशन होगी, बहुत ज़्यादा। मेंटल स्ट्रेस जो है ना इंसान को ऐसे इस काबिल नहीं छोड़ता है कि आप घर जाकर भी आप नहीं, बिल्कुल और इतना स्ट्रेस आप जब घर जा रहे होते हैं वापसी भी आपकी कोशिश होती है कि आप जल्दी से घर पहुँच जाएं, ऑफिस जाना है आपकी कोशिश होती है कि आप अपने काम पे जल्दी पहुँच जाएं, लेकिन आप इंक्रोचमेंट की वजह से आप ना जल्दी घर पहुँच सकते हैं ना अपने काम पे पहुँच सकते हैं। तो लिहाजा उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेंटली जो एक प्रेशर है वो आपको फेस करना पड़ता है। तो उस मेंटली प्रेशर में आके अब आपके अंदर पता नहीं कितनी बीमारियां जो है वो जन्म ले सकती हैं, इसका आपको अंदाज़ा नहीं होता। तो लिहाजा इंक्रोचमेंट हमारे कह सकते हैं कि हमारे नस नस में जो है वो अब दाखिल हो चुकी है कि इंक्रोचमेंट की वजह से जो मसाइल हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर सिंपल सी बात अमर भाई मैं कहूँ ना, इंक्रोचमेंट के ऊपर ये जो अब ये ड्रामेबाजी शुरू की है ना इन्होंने, मुझे नहीं लगता ये कभी ख़त्म होगी। ये सिर्फ जो कहते हैं ना धोखले हैं, एक दिखावा है, दिखावा करके आप आवाम को बता रहे हैं कि हम ये इंक्रोचमेंट के खिलाफ ही करें, कुछ भी नहीं होगा। ये मेरी बात आज लिख लें, हम अपने बचपन से ये चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है आमिर भाई ये ज़्यादा वर्स होती चली जा रही है। यानी बचपन से कैसे देख रहे हैं आप? खैर आप, मेरे बचपन में कभी कोई इस तरह की साइट्स नहीं थी जहाँ पे रेडियाँ लगती हैं। फेरी वाले आते थे, गलियों में आते थे, अंदरून शहर में रहते थे तो फेरी वाले आते थे, कोई फ्रूट बेच रहा था, कोई मछली बेच रहा था, कोई चीज़ें बेच रहा था, कोई इस तरह की गोली टॉफ़ी बेच रहा था, तो वो फेरी वाले थे। ये इस तरह की इंक्रोचमेंट ना कोई करने देता था। अब मुझे बताइए, जाती उम्र है जहाँ पे ये हज़रत नवाज शरीफ साहब रहते हैं रहमतुल्लाह अलैह, ये रहते हैं, इसके बाहर 4 रेडियाँ लगा के दिखाएंगे क्योंकि इनकी अपनी जगह है। क्योंकि हमारे घर जो हैं वो इनको नज़र आते हैं कि ये कीड़े मकोड़ों के घर हैं, इसके सामने अगर पड़ी भी रहती है चीज़ें तो पड़ी रहें, हम नहीं उठवाने वाले। ना कोई महकमा जागेगा, जागेगा क्या, महकमा तो जाग रहा है, महकमा अच्छा खासा जाग रहा है और ऊपर तक मंथली पहुँचा रहा है। सही कहा आपने। अब क्या किया जा सकता है, ये हालात तो बेहतर नहीं होने वाले हैं और अवाम जिनके ये शिकायतें हमेशा रही हैं कि तजावुज़ात की वजह से उनका कारोबार तबाह हो रहा है, पार्किंग नहीं मिलती है कहीं पर अगर बाजार चले जाएं, ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, ट्रैफिक बेहंगम होने की वजह से स्मोक के इश्यूज हो रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से ना स्मोक का मसला हल होगा, ना ट्रैफिक का मसला हल होगा, ना तजावुज़ात का मसला हल होगा, क्योंकि मंथली कहाँ तक जा रही है वो बता दिए वाज़े तौर पर। तो फिर किसने काम ठीक करने हैं? ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ भी। वेलकम बैक वंस अगेन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अगली खबर की तरफ चलना है जी। तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई। अब सवाल ये पैदा होते हैं जो काम चल रहे हैं वो क्यों तरजीहात में नहीं है। यहाँ पर हमेशा एक ट्रेंड रहा है तख्ती लगाने का,
नाम लिखने का। अब चाहे वो तख्ती भी लगा ले आप, चाहे अपना नाम भी दे दे इन मंसूबों को, लेकिन अवाम ये कहती है कि मंसूबे खुदारा अब मुकम्मल कर दे। अली, देखें, ये हमेशा से रहा है कि जब कोई नई नई हुकूमत आती है तो साबका हुकूमत के मंसूबों के ऊपर जो है वो रुकावट का सबब बनती है। वो ये परखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आया इस मंसूबे का ठेका किसको दिया गया। मतलब एक बिला वजह कि आप रुकावट नहीं पैदा कर देते कि ये क्यों बन रहा है मंसूबा, इसमें तो हमें हमारे थ्रू क्यों नहीं बना। हुकूमत थी जो ये वो होता ना, ये तो आप वो बदले लिए जाते हैं, यहाँ पर तो वो वाला सिस्टम ही नहीं था, निगरान हुकूमत। ये अब आप कह रही हैं ना, अब आप जब सिस्टम में जाएंगे आपको पता चलेगा कि सिस्टम के अंदर क्या क्या चल रहा है। उनको निगरान दौरे हुकूमत के मंसूबे पसंद ही नहीं है, सिंपल सी बात है, क्योंकि निगरान दौरे हुकूमत में जितने काम हुए अब उनके पास कुछ बचा नहीं है कि वो कौन सा मंसूबा शुरू करें। हॉस्पिटल आपने छोड़े नहीं है, हाँ। रोड्स आपने सब बनवा दिए। अब मरीम नवाज शरीफ जो हैं वो पिछले दिनों साबका निगरान दौरे हुकूमत में जो हॉस्पिटल रीवैम्प हुए उनकी तस्वीरें लगा के वो ट्वीट्स कर रही है, इस प्रोजेक्ट पे काम जारी है, इस प्रोजेक्ट का ये काम मुकम्मल हो गया, ये मुकम्मल हो गया, ये हॉस्पिटल जो हो गए, जिसका इफ्तिताह हो चुका है, जिसकी इनॉग्रेशन हो चुकी है, तो आप क्रेडिट लेना चाह रही हैं। तो कई लोगों ने उसके ऊपर जो है वो कोर्ट रिट्वीट किया कि ये मंसूबे तो आपके है ही नहीं। रिंग रोड सदरन लूप ले लें, रिंग रोड सदरन लूप, उस मंसूबे की आपने जो है वो ट्वीट कर दी। हाँ, अगर आप इतनी तो इनको जहमत नहीं होती कि आप ये लिख दें कि ये प्रोजेक्ट जो है ये काफ़ी देर से चल रहा है, साबका दौरे हुकूमत का है, ये इसमें काम हो रहा है, तो हमने इसको रोका नहीं है, हम काम जो है वो इस पे जारी है। किसी भी दौर में हो जो अवाम का किसी भी काम है, ये प्रोजेक्ट अवामी होता है, इस पे फलाही अवामी पैसा लग रहा होता है। अब बिला वजह रुकावट बनाते हैं ठेकेदार को तंग करने। अभी काम रुकने की वजह क्या है? फंड्स की किल्लत है। फंड्स की किल्लत नहीं है, किसने कहा फंड्स की किल्लत है? फंड्स हमारे पास मौजूद है, बस बिला वजह की रुकावट बना के उस प्रोजेक्ट के अंदर एक तखीर लेके आनी है। तखीर से आपके उसके प्रोजेक्ट की लागत जो है ना वो महंगी होती है, प्रोजेक्ट रिवाइज्ड होता है। रिवाइज होने के साथ फिर उसका एक कमीशन जो है उसकी अमाउंट बढ़ती है। वो कमीशन अब सबको पता है कि कमीशन किस किस को जाता है। प्रोजेक्ट में रुकावट बनाई ही इसीलिए जाती है कि उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करके उसको डिले करके उसकी लागत जो है बढ़ाएं। लागत बढ़ेगी, PC1 दोबारा जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर्स को कहा जाएगा कि इसकी लागत ये बढ़ेगी है, तो लिहाजा इसमें अब ये चीज़ें जो हैं वो हमने ऐड की हैं, ये भी करें, और इस हिस्से का जो एक कमीशन है वो एक साइड पे आप रख दें। सबसे बड़ी वजह कमीशन होता है। आपके पास पैसे मौजूद हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट शुरू करके जाती है तो उसके तमाम तर ग्रांट्स फंड अप्रूव करके जाती है, तो उसके लिए आपको कानून के मुताबिक आपने फ़ंड जारी करने होते हैं। आप फंड्स नहीं रोक सकते अनलेस कोई बहुत बड़ी आफत ना आ गई हो या आपके पास बजट ही ना हो, बिल्कुल पैसे आपके पास ख़त्म हो चुके हों, तो फिर आप कर सकते हैं। देखिए 30 अरब का आपने रमज़ान निगहबान पैकेज शुरू किया, आपके पास पैसे थे तो आपने शुरू किया ना। बाकी प्रोजेक्ट जो आप शुरू करने जा रहे हैं, आपके पास पैसे थे तो आप शुरू करने जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। आपके पास पैसे मौजूद हैं, आप रुकावट जानबूझ के बनते हैं कि उसमें कमीशन कमाने के लिए। लेकिन इससे लोगों की जिंदगियां कितनी मुतासिर हो, कौन से लोग, कौन से काम रुकने की वजह से लोग इतने परेशान हैं। भाई इन लोगों को रहता है वहाँ पे जहन बदरी, कल भी रो रहा था बेचारा, नहीं ट्रैफिक के वो कहता है मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जा सकता, एहसास है मैं हॉस्पिटल नहीं लेके जा सका। इनको एहसास है लोगों का। आप किन लोगों की बात करती हैं? मोटरवे जो कॉरिडोर बन रहा है, और मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपको कीड़े मकोड़े समझते हैं। मेरा ख्याल है ये कीड़े मकोड़ों से भी कम तर समझते हैं आप लोगों को। इनके आगे ये चीज़ें नहीं, इनके आगे होता है सिर्फ अपना मुफाद। बात तो नहीं हुई कि वोट इन्हीं कीड़ों मकोड़ों से मांगे जा रहे थे। तो भाई जब वोट मांगने के लिए कीड़े मकोड़े इनको किंग्स नजर आते हैं, जब वोट ले लिया आप इख्तिदार में बैठ गए फिर भूल जाते हैं। देखिए ये रवायत रही है सियासी जो जमातें होती हैं उनकी, कि वो पिछली जो सियासी जमात होती है उसकी वो काम को आगे कंटिन्यू नहीं करते। बजट शहबाज शरीफ साहब ने सर्जिकल टावर नहीं बनने दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उसका इफ्तिताह परवेज़ अली ने किया हुआ था। तो ये इनमें कोई शायद कोई ख़ानदानी को मसला है, मुझे तो ये लगता है कि ये पिछली गवर्नमेंट का काम आगे चलने नहीं देते हैं। और क्यों नहीं चलने देते हैं उसकी वजह आपको रामे ने बता दी कि कमीशन का मामला है, खाने का मामला है, ये क्यों इसको रोकते हैं। अभी इतने सारे प्रोजेक्ट्स थे जो रुके पड़े हैं, जो हमें नज़र आते हैं। मसलन आपके कलमा चौक वाला अंडरपास का प्रोजेक्ट था, बुखार खूर दी फटी शटी सब ले गए साथ अपने। नहर पे उन्होंने एक वो स्लिप रोड बनाना था, वो भी मनसूबा गया। फिर उसके बाद ये कॉरिडोर वाला मनसूबा आपके सामने, हालांकि उसका फेज़ 2 जो मुकम्मल करके जो मीनार पाकिस्तान से बंद रोड तक आता था, गुलशन अभी तक वो मुकम्मल है, और उसके आगे सिर्फ मुकम्मल करना था, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो रहा। सदरन लूप आपके सामने है, उसका इफ्तिताह भी हो गया था, उसका दोबारा इफ्तिताह करना चाहते हैं। अगर आपने अपनी फटियाँ ही लगानी है तो भाई लगाएं, आपको कौन रोक रहा है। बल्कि मैं आप इस पर क्या कहूँ,
ਮਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੱਟੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੱਟੀਆਂ ਲਾਓ अपनी, लेकिन कम होने दो, थोड़ी मेहरबानी। आपके चचा ने भी यही काम किया था, 11 22 के फंड रोक लिए थे, याद है ना, तनख्वाहें नहीं मिलती थी, डबल, कितना इफेक्टिव अदारा था, बहुत ज़बरदस्त। मैं जिस पर जितना काम किया, जितनी तारीफ की जाए मैं उतनी कम है, बिलाशुबा। आपने उसको भी फंड रोक, तो आप अगर इसी लेगेसी को लेके चलना चाहती हैं तो ज़रूर चलें, लेकिन बीबी ये चंद दिन की हुकूमत है, चंद माह की, चंद साल की हुकूमत होगी, जिनकी वजह से हुकूमतें बनती हैं, उन पे भी कोई आप लोगों के लिए निकलें, काम करें, आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे। आपने आते ही कैंसर हॉस्पिटल, मियां नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल कहाँ गया, उसकी कोई बुनियाद शुनियाद किसी ने देखी, कोई नक्शा देखा किसी ने? नहीं, उस पर काम हो रहा है। कहाँ? उस पे काम मैंने तो नहीं देखा भाई। अभी उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जो है वो काम अभी तक चल रहा है, उसकी स्टेट लैंड जो है वो कन्वर्ट होनी है, ऐसी बात नहीं है, लोगों को नजर नहीं आती, मुझे नजर नहीं आई। देखो बात समझो, एक टाइम पीरियड होता है ना, फिर आप ना जाओ, फिर आप ना ऐलान टाइम करो। होता है, ये टाइम अगर नहीं होता तो मुझे बताएं, निगरान हुकूमत ने ये 100 दिन में, ये 80 दिन में चीज़ें कैसे मुकम्मल कर ली? कैसे मुकम्मल? देखें, वो क्या था? एक टाइम होता है, आप एक टाइम होता है प्रोजेक्ट का, उसमें थोड़ा सा डिले कभी कभी आ जाता होता है। अब इसकी क्योंकि पूरी एक फिजिबिलिटी बनेगी, तय होगा कि ये जगह तयन हो गया, इसको स्टेट लैंड जो है ट्रांसफ़र होगी। अब जहाँ पे वेलेंशिया आप जाएंगे तो आप देखेंगे हमें जिनकी फिजिबिलिटी बन चुकी, जिनके फंड्स अप्रूव हो चुके, वो काम भी रुक गए, चले छोड़ दें यार इसको। मैं कहता हूँ जी इसकी फिजिबिलिटी बनाते रहे, इसकी वजह मैंने आपको बता दी, उसकी वजह जो काम होने वाले थे आपने वो बड़ी मैटर करती है। आपने कलमा चौक वाला सारा काम मुकम्मल था, नक्शा मुकम्मल था, नहीं टीम है ना, आपने सीबीडी से लेकर उसको दोबारा एलडीओ को दे दिया, और एलडीओ ने कहा जी हम नए तरीके से 2 अंडरपास बनाएंगे। एलडीए की तो ना ही कोई बात करें, वो तो मसाइल का गढ़ है, तमाम मसाइल ही शहर में, मैं तो कहती हूँ जिम्मेदार जो है वो कोई ना हो, एलडीए सबसे बड़ा इन मसाइल का जिम्मेदार है। खैर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करना है, अपने मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे, जिनकी बर्थडे है उनको भी विश करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, आपकी जो ड्रेसिंग होती है वो हमेशा कहा जाता है, लिबास जो है वो आपकी शख्सियत का आईनादार होता है। आप किसी की ड्रेसिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये बंदा किस तरह का होगा। कुछ लोग हमेशा हमें लगता है कि बड़े ज़बरदस्त उनका मूड है, और डिपेंड करता है वो वाकई आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। अगर आप बड़े काम हैं, वो अक्सर आपके ड्रेस से भी पता चल रहा होता है। सो कुछ चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ आपकी ड्रेसिंग से भी मेरे ख्याल से आई गेस पता चल जाती हैं। अब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ गई हैं। लोग कहते हैं कि हमें पहनना क्या है, चूज़ी भी लोग बहुत ज़्यादा हुए हैं। लोगों में एक ये भी ट्रेंड आ गया कि जी डिफरेंट होना चाहिए। वेदर आगे गर्मी बड़ी शिद्दत वाली आ रही है शहर में, सो उसके अकॉर्डिंग आपने अच्छे भी दिखना है, आपको कलर्स भी जो है वो बड़े सोच समझ के सिलेक्ट करने पड़ते हैं, स्टफ़ भी बड़ा सोच समझ के सिलेक्ट करना पड़ता है। और ऐसे में अगर आपको कहीं दिन के इवेंट में जाना पड़ जाए तो बहुत सोच समझ के आपको ड्रेसिंग करनी पड़ती है। सो ट्रेंड क्या चल रहे हैं, वेदर जो चेंज हो रहा है इसके अकॉर्डिंग आप किस तरह से कौन सा ड्रेस जो है वो कैरी कर सकते हैं। इतनी सारी ऑप्शंस में आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर क्या सूट करना है। इस पर बात करने के लिए हमारी मेहमान मौजूद है जी। सदत नवी टिवाना साहिबा ने ज्वाइन किया, फैशन डिज़ाइनर है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुश्किल हो गया सिलेक्ट करना कि आपने पहनना क्या है, क्योंकि ऑप्शंस जब आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सिलेक्शन मुश्किल हो जाती है। अग्री करती हैं? ट्रू दैट। सबसे बड़ी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे आपने अभी पहले कहा कि ट्रेंड क्या है। आई बिलीव इन वन थिंग, द ट्रेंड इज़ मेड अप ऑफ द पर्सन हु इज़ वेयरिंग दैट। आपने कुछ पहना, माशाल्लाह, यू वेयरिंग अ लेमन कलर, नॉट इवन लेमन, बट द वे यू आर कैरिंग इट, यू नो, विद कॉन्फिडेंस। Anything you wear with confidence, that makes you beautiful. लेकिन आपको बड़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। वेदर कंडीशंस भी अब आ गई। आपको अगर डे टाइम में किसी इवेंट पे जाना है तो कौन सा कलर अच्छा लगता है, कौन सा नहीं। आजकल शादियां जो आपको पता है इवेंट ज़्यादा हो रही हैं, डे टाइम में हो रहे हैं, ओपन एयर हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। सो लोग सबसे पहले तो ये तलाश करने में है कि ट्रेंड चल क्या रहा है। सो आजकल क्या ट्रेंड में है? ट्रेंड बेसिकली जो 2024 का है, समर्स का है, इट्स द पेस्टल्स आर बैक, राइट, द आइसक्रीम शेड्स, ऑड कलर्स विद लाइटर टोन्स वेयर द वाइट टिंच इज ज़्यादा, राइट, एंड यस, फ्लोई
बट थिनर क्लॉथ जो कि आपको ज़्यादा स्लीक दिखाता है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यस, ब्लेंड है। आई वुड से कि अब जो 60s एंड 70s में चल रहा था, तो शॉर्ट शर्ट्स आर बैक अगेन, राइट? We used to have ढोलक शलवार्स, if you remember. Yes. So वो ट्यूलिप शलवार के नाम से आ गई। एक धोती शलवार होती थी, वो भी रैप्स में आ गए। सो कप्रीज एंड ट्राउजर्स शॉर्ट शर्ट के साथ कप्रीज इन है, ठीक है, वाइट बॉटम्स भी इन है। और क्लॉथ के बारे में आपने जो कहा, उसमें इम्पॉर्टेंट, यस, लॉन्स प्योर में बहुत ज़्यादा है। उसमें एक स्लम कपड़ा आया हुआ है जो कि इट्स अ ब्लेंड मिक्सचर है लॉन और कॉटन का। सो दैट्स रियली इन एंड इट्स लाइटर एंड फ्लोई। प्रिंट्स लॉन में लोग जो है वो हम देखते हैं डिफरेंट ब्रांड्स, क्योंकि प्रिंट्स बहुत ज़्यादा जो है वो नए उनके डिज़ाइन आते हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि जो आप प्लेन में खूबसूरत लगते हैं, प्रिंट में उस तरह से आपकी पर्सनैलिटी नहीं आती है। सो अग्री करेंगे आप इससे? यस, बट देखिए, बाहर कहते हैं ना, बहार और गर्मियों में फूलों का रंग, सो फूल नेचर के साथ ज़्यादा आप क्लोज रहेंगे। सो डेफिनेटली प्रिंट्स में फूल बहुत है, बट द बेस्ट ट्रेंड इज मोनोक्रोम्स। आपने देखा होगा ज्योमेट्रिक प्रिंट्स जो है, दे वेरी मच इन। यू वेयर समथिंग सॉलिड एंड हैव पैंट्स जिनको आप मोनोक्रोम्स में कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक प्रिंट्स कह सकते हैं। बट यस, कलर्स बहुत इन हैं और लाइटर शेड्स। सो प्रिंट्स, यस, बाकी ब्रांड्स यूज़ करें। विद प्रिंट्स इट्स ईजी बिकॉज समर्स में कपड़े धुलते भी ज़्यादा हैं, उनकी केयर भी करनी है। एंड देन मोर ओवर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, द फाइनेंसेस। नो डाउट। यस, सो व्हाटएवर यू हैव, प्लेन कपड़ा लेंगे ना, वो जितनी दफ़ा धुलेगा। आई रिमेंबर डोरिया बहुत, सो डोरिया इज़ बैक नाउ। डोरिया, आई रिमेंबर दैट वी यूज्ड, व्हाइल आई एम मेकिंग स्टफ जिसमें वाइट दुपट्टे हैं, लॉन के दुपट्टाज आर बैक, नेट इज़ गॉन, शिफॉन इज़ गॉन, लॉन के लंबे दुपट्टे, छोटी कमीज़ें, खड़ी शलवार एंड कप्रीज, दे आर बैक। और ये मेरे ख्याल से इजी ड्रेस भी है, आप बड़ी आसानी से इसको कैरी कर सकते हैं। अब अगर हम वेदर कंडीशन से इसको रिलेट करें तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हम अक्सर जो है वो थोड़ी सी गलती ये कर बैठते हैं कि फ़लाने ये फ़ैशन किया, फ़लाने इस तरह की ड्रेसिंग की तो मुझे ये अच्छी लगेगी। आपका बॉडी स्ट्रक्चर कितना मैटर करता है? अगर आप बल्की हैं, अगर आपकी हाइट नॉर्मल है, सो ये चीज़ें एक्चुअली मैटर करती हैं आपके अच्छा दिखने में? आपने यू पिन पॉइंट दिस राइट प्लेस। सबसे इम्पॉर्टेंट इट्स नॉट कि जी, जैसे आप अभी कह रही थी कि फ़लाँ मॉडल ने किया तो शायद यू हैव योर ओन फिजिक। अब इफ़ आई टॉक टू यू अबाउट माई सेल्फ, और आपका कलर टोन जो है ना, आपको चेक करना पड़ेगा पहले कि कौन सा रंग आपको सूट करता है। देयर पीपल हु लुक वेरी नाइस विद पेस्टल्स, बट अब ट्रेंड ये चल रहा है, इट्स अ ब्लेंड, फ्यूजन है ईस्टर्न और वेस्टर्न का। हमने छोटी कमीज पहनी वेस्टर्न कट्स के साथ, बट वी आर वेयरिंग अ ट्यूलिप शलवार अंडरनीथ, ठीक है। हमने लंबा कुर्ता पहना और नीचे स्ट्राइप्स की शर्ट ट्राउजर पहन ली। सो ये मैटर करता है बॉडी स्ट्रक्चर। आप जितना, अगर आप वाइड हैं यहाँ से, सो आप स्लीक कपड़ा पहनेंगे, राइट? आप मोटा कपड़ा नहीं पहनेंगे। एंड इफ़ यू आर पटीट, सो आपको भी थोड़ा सा, आप ज़्यादा फ्लोई ना, फ्लोई में आप और ज़्यादा स्किनी लगते हैं, राइट? एंड आपका शोल्डर, कुड यू बिलीव दैट कि अब एक ज़माने में पहले शोल्डर पैड्स आते थे, अब देयर बैक। हमारे वो पफी स्लीव्स बहुत इन है, वो छोटे, उस ज़माने में छोटे बाजू होते थे, हाफ स्लीव्स आर बैक अगेन। बिल्कुल। सो दीज आर द थिंग्स इन ट्रेंड। सही। अब बहुत सारी हमारे ऑफिस में लड़कियाँ आती हैं, बड़ा आपको चूज़ी होना पड़ता है अपनी ड्रेसिंग को लेकर। क्या प्रेफर करती हैं आप कि वो लड़कियां जो ऑफिस जा रही हैं उनकी ड्रेसिंग किस तरह से होनी चाहिए? यूनिवर्सिटी गोइंग्स की ऑब्वियसली ड्रेसिंग डिफरेंट होनी चाहिए, कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट आपने ये बात अच्छी की है, सी यू हैव टू वेयर अकॉर्डिंग, कहते हैं ना, डू एज द रोमन्स डू। सो वेयरएवर यू गो यू हैव टू अडैप्ट एथिकली। यस, सबसे बड़ी बात। इफ़ यू वांट टू स्टिल वांट टू बी स्टैंड आउट अमंग द रेस्ट, मैं, आपने एक बात की थी, मैं ब्रांड्स के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक यूनिकनेस हर बंदे की। योर ड्रेस शुड कॉम्प्लीमेंट योर पर्सनैलिटी।
इट शुड नॉट ओवरशैडो, आपकी पर्सनालिटी को अंडरमाइन ना करे। हमने कई जगह देखा है कि इंसान की पर्सनालिटी नहीं पता चलता, जोड़ा नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे, राइट। सो द गर्ल्स आई प्रेफर कि जो गर्ल्स आई वुड सजेस्ट कि यस, यूनिवर्सिटी गोइंग के लिए लॉन्ग शर्ट्स भी हैं, छोटी शर्ट्स भी हैं। आप जितना मोनोक्रोम्स पहनेंगे ना, आपके वाइटल्स छुपे रहेंगे। क्यों ट्रेंड में लोग प्रिंटेड कपड़े पहनते हैं, सॉलिड्स में आपके बॉडी फिजिक वाइटल्स जो हैं दे आर मोर प्रोमिनेंट, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, इफ यू आर वेयरिंग अ दुपट्टा, यू कैन कैरी अ दुपट्टा इन सेवरल मैनर, यू नो, उसमें कोई वो नहीं है। और जहाँ पर आपके ऑफिस का है, dress should not hinder your working capacity. I've been a working woman, so I know. Okay, your dress should be कि आप चमक छल्लो बन के तो काम करते हैं। I'm sorry, मैं ये word easy भी नहीं रहते, exactly uncomfortable है। So recommendation ये solids पहने, solids को blend कर ले stripes और prints में। If you're wearing a printed shirt, you can wear a dots वाली trouser. If you're wearing a plain shirt, ठीक है, छोटी शर्ट है, तो आप वाइड विड्थ वाला बॉटम्स पहने, उसमें भी आपकी ना वो एक ढका छुपा एक तो आंसर हमारा आ जाता है पर्दे का, ऑब्वियसली। बिल्कुल। सो ये इन चीज़ों का आपको साथ साथ ख्याल रखना भी चाहिए मेरे ख्याल से। और फिर जिस आपकी वर्क प्लेस पे आपका वो कंफर्ट लेवल भी जो है वो बड़ा मैटर करता है, क्योंकि आपने सारा दिन बैठ के काम करना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आप अच्छे तरीके से काम भी नहीं कर सकेंगे। मुझे ये बता दीजिएगा, बजट वाला इशू आजकल बड़ा, क्योंकि हम कहते हैं स्टफ़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, डिज़ाइन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बजट भी मिनिमम होना चाहिए। सो कम बजट में अच्छा जोड़ा बन सकता है? ज़रूर बन सकता है। ये तो आपकी, इफ़ यू आर गोइंग फॉर योर ओन सेल्फ, ये तो आपकी एक अपनी आर्टिस्ट्री है, राइट। हाउ वेल आर यू मैनेजिंग। एक सिंपल तरीज़ों वाला कुर्ता भी, मैं बात वहीं पे करूँगी कि हाउ यू कैरिंग इट, हाउ द वे यू परसीव। आप कॉन्फिडेंट हो इस ड्रेस के बारे में, तो सिलाइयाँ बुरी भी हो ना, तो इट वुड लुक ब्यूटिफुल। सो जो बजट है, महंगाई का दौर है, राइट। हाँ, सिलाई कराने भी जाओ तो उसके पर भी बहुत पैसे हैं। सो व्हाट यू डू इज़ कि रीयूज़, यू नो, आपने अपने पिछले कपड़ों के साथ ब्लेंड इन कर लें। ये अच्छी ऑप्शन। ये आपके पुराने दुपट्टे पड़े होते थे लॉन के एक ज़माने में, एक टिप है। सो इफ़ यू वांट टू, कैजुअल वेयर में भी, बल्कि समाई फॉर्मल में भी लोग आप इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो क्रिएटिविटी हैज़ नो एंड। हाउ डू यू डिपेंड करते हैं। यस, एंड देन आप किस पे कंफर्टेबल हैं। कुछ लोग, मैं ये नहीं कहती कि कंफर्टेबल, कुछ लोगों को दिल करता है कि यार मैं ऐसे दिखूं। अब आई वोंट call the names, but there are few Pakistani actresses, the young girls, I really like them, you know, वो जो उनमें warmth है, bubblyपन है, so कपड़ों में भी वही bubblyपन आता है। मैं भी देखती हूँ कि शायद मैं इस तरह, हाँ, लेकिन उसको फिर आप अपने स्ट्रक्चर पे जो आपको सूट करे आप उसके साथ सेट कर देते हैं। सही। अब मुझे ये बता दें, ऑप्शन आपने बड़ी अच्छे तरीके से बता दिया कि अगर आप मैनेज करना चाहें, क्योंकि अब इतने ज़्यादा कपड़े भी आप नहीं बना सकते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन होती है कि आप किस तरह से अपनी वार्डरोब को खुद मैनेज कर सकते हैं। अच्छा ड्रेस इनफ है कि उसके लिए आपको ऊपर और मेहनत भी करनी पड़ती है? आपकी एक्सेसरीज, आपके शूज़, आपके बैग मैटर करते हैं? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। बट मिनिमलिस्टिक लुक होती है, एक ग्रैंड लुक होती है, राइट। पीपल प्रेफर कि ड्रेस मिनिमलिस्टिक है, प्लेन है, सो वेयर अ लिटिल ज्वेलरी, जो कि बहुत ज़्यादा, वही बात वर्क प्लेस पे जो आप लंबे इयरिंग्स नहीं पहन सकते, राइट। सो यू हैव स्टड्स, यू नो, यस, आपने चूड़ियाँ, कड़े, वो छन छन करते हुए आप नहीं जा सकते। सो हैव समथिंग लाइटर so that you look more professional and elegant. I've worked for so long, I have been into education industry. So I used to tell the teachers कि you should inspire. जब आपने एक बच्चे को इंस्पायर कर दिया, you've inspired everyone. Yes, बिल्कुल, आपकी जॉब कंप्लीट हो जाती है। Yes, तो जब आप अपने वर्क प्लेस पे आप आते हैं, तो वर्क प्लेस में भी you should be respectable. You know, अब उसमें आपने क्या पहना है, किस तरह आपने कैरी करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। एक और बड़ी मिथ है हमारी सोसाइटी को लेकर के, आप तभी अच्छे लग रहे हैं जब आपका रंग गोरा होगा। आपको फलां कलर तो ओ हो तुम्हारा तो रंग अच्छा नहीं है, तो ये वाला कलर तो तुम सोचना भी ना पहनने का। ये चीज़ें वाकई हमें बॉदर करनी चाहिए? आई डोंट अग्री, बट यस, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, वी, यू नो, एक है रंग डोमिनेंस है।
राइट। आई प्रेफर, मैं जो सबको सजेस्ट भी करती हूँ कि इंटेंशनली जो अंदर से आप अच्छा लगते हो ना, वो ही आप बाहर से सेटिस्फेक्शन, आपकी अंदर से खुशी जो है वो आपको सब कुछ अच्छा दिखा देती है। एग्जैक्टली। कुछ लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलती है कि मैंने 2.5 लाख का जोड़ा पहनना है। कुछ लोगों को लगता है कि लॉन का जोड़ा 20,000 का मैंने इस दफ़ा ख़रीदा है तो मैंने वो ज़रूर, आई वुड लुक ब्यूटिफुल। There's no doubt that you would not look beautiful because आप वाकई अच्छे लगते हो। अगेन वो एक तरीजों वाले कुर्ते में भी आपको Yes. लग सकते हैं। वो आपके इनर सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करता है, आपके the way you carry। एग्जैक्टली, लुक डिफरेंट। अब डिफरेंट कैसे आपने दिखना है, वो है कि आप उस चीज़ को एम्ब्रेस करें। यू नो, आप जब एम्ब्रेस करते हैं, इफ़ यू आर वेयरिंग अ प्लेन, आई एम वेयरिंग अ प्लेन, आई एम एम्ब्रेसिंग इट विद, मैंने इसको जिस तरह भी करना, इसी तरह आप जैसे बजट की बात की, तो आप एक पुराने दुपट्टे के साथ भी कमीज़ बना सकते हैं। ये बस आप पे डिपेंड करता हाँ। है। बिल्कुल। और रह गई बात कि फैशन क्या है, ट्रेंड क्या है, वो जो आपका दिल कर रहा है आप उसको ट्रेंड भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसको मैनेज कैसे करें। मैसेज क्या देना चाहेंगे? नथिंग मच, यू ऑल आर ब्यूटिफुल, वी ऑल आर विमेन। कहते हैं ना, वजूद जन से है कायनात में। बिल्कुल बिल्कुल। सो यस, आप गोरे हैं, सांवले हैं, आपकी कलर्ड आइज हैं, वट एवर यू आर, आपको अल्लाह ने दिया, यू शुड बी थैंकफुल। मैसेज ये है कि जो पहने खुशी से पहने। बस आप खुश, इंटरनली आप खुश हैं तो दूसरों को देख के भी खुश हो जाए, मेरे ख्याल Yes. से आप खुद ब खुद खुश रहना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. नाज़रीन, ब्रेक आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, खूबसूरत दिखने के साथ साथ आपको हेल्दी खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा खाएंगे तो आप अच्छा दिखेंगे। अल्लाह ताला ने बहुत स्पेशल सलाहियत रखी है मौसमी जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें कि वो आपकी सेहत के साथ साथ आपकी स्किन के मामलात को भी जो है वो बहुत खूबसूरत बना देते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप उनका इस्तेमाल कब और कैसे कर रहे हैं। तरबूज मार्केट में अवेलेबल है। पानी का इस्तेमाल हर न्यूट्रिशनिस्ट कहता है, हर स्किन स्पेशलिस्ट कहता है कि आपका पानी का इनटेक जो है वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए गर्मियों में। अब कुछ लोग कहते हैं पानी तो पिया नहीं जाता। अब इसके लिए ऑल्टरनेट आपके पास बहुत ज़बरदस्त मौजूद है इस तरह के फ्रूट्स की सूरत में। तरबूज अगर आप कभी कटिंग करें तो आपको पता चलता है उसमें पानी का कंटेंट कितना मौजूद है। आप खाएं तो आपको पता चलता है उसमें पानी का कंटेंट कितना मौजूद है। सो ये जो ब्लेसिंग्स अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे पहुँचते हैं, लेकिन इस पर डिपेंड ये करता है कि आप उसका इस्तेमाल कब और कैसे कर रहे हैं। खाने के बाद करना चाहिए, खाने से पहले करना चाहिए, निहार मुँह खाना चाहिए। अब तरबूज का जूस बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से फ्रूट इटसेल्फ जो है वो बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब गर्मियों में ये अल्लाह ताला का शानदार तोहफ़ा है। किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद है, किन किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या है, क्या शुगर पेशेंट्स जो हैं वो तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बहुत सारे सवालात, इनके जवाब के लिए माहिर ग़िज़ायात हमारे साथ मौजूद हैं। वर्दा इरम, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा तरबूज हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है और कितना ज़रूरी है। जैसे कि आपने बताया कि अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की कि जितने भी फल हैं वो अल्लाह ताला की बहुत हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हम जो है जो बाकी चीज़ें खा रहे होते हैं, जो बाहर की चीज़ें हम खा रहे होते हैं और हम अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात की और उनमें से तरबूज एक है। एक बात मैं बताती चलूँ कि तरबूज जो है उसे सुपर फूड कहा जाता है, और सुपर फूड सिर्फ उन चीज़ों को या उन खाने वाली चीज़ों को कहा जाता है कि जिनके बहुत सारे फ़वाइद हों, और तरबूज उनमें से एक है। तरबूज के फ़ायदे तो अनगिनत है, मतलब हम गिन ही नहीं सकते, इतने फ़ायदे हैं तरबूज के। सबसे पहला जो अभी आपने भी जिसका जिक्र किया, हम इसी की बात से शुरू करते हैं कि गर्मियाँ आ रही हैं, सब जो है वो डिहाइड्रेटेड फील करते हैं, और डिहाइड्रेशन जो है उससे क्या होता है, हमारी रूटीन्स ऐसी हैं, हर कोई आजकल एक मशीनरी लाइफ हमारी चल रही है सबकी, एवरीबडी इज़ जस्ट वर्किंग, तो सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें। पानी तो ऑब्वियसली इट्स मस्ट, वो तो आपने लेना ही लेना है, लेकिन और हम किन चीज़ों से जो है वो अपनी हाइड्रेशन स्टेटस को बेहतर कर सकते हैं, वो हमारे पास फ्रूट्स हैं। हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो है फ्रूट्स।
और वाटरमेलन के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा उसका वाटर कंटेंट है। अगर आप उसको अपने स्नैक्स में रखें, अगर आप जॉब करते हैं, आप घर में हैं, आप अपने बच्चों को भी इवन जो है वो कोशिश करें कि आप उनको फ्रूट्स की इम्पोर्टेंस बताएं और उनको जो है वो स्नैक्स में बजाय कि हम उन्हें चिप्स दें, हम उन्हें बिस्किट्स दें, हम उन्हें फ्रूट का एक बाउल बना के दें, मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स का दे दें, वाटरमेलन का दे दें, क्योंकि उसका तो टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बच्चे उसको पसंद करेंगे। तो आप अगर इसको अपनी डेली बेसिस में गर्मियों के अंदर जो है वो क्या कहते हैं स्नैक्स में इंक्लूड करें तो इससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। सही। अब इसका इस्तेमाल जो है कुछ लोग समझते हैं कि निहार मुँह अगर खा ले तो इसका ज़्यादा फ़ायदा है, क्या वाकई ऐसा? नहीं, देखिए फल जो है ना उसका ये नहीं है कि आपने निहार मुँह खाना है या आपने जो है वो खाने के बाद खाना है। ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप शाम के टाइम ले लें, फ़ौरन खाने के बाद जो है वो फल नहीं खाना चाहिए। आप जो है वो या तो सुबह जो है नाश्ते के बाद थोड़ी देर 1-2 घंटे के गैप से, मैंने जैसे वर्ड इस्तेमाल किया स्नैकिंग का, तो स्नैक ये होता है कि आपने नाश्ता किया फिर 1-2 घंटे का गैप दिया और उसके बाद जो है वो आपने फ्रूट का बाउल ले लिया। इसी तरह आपने शाम में 4 से 5 बजे के दौरान दोबारा स्नैक का एक बाउल लेना है। तो उसमें आप बजाय ये कि आप बाहर की कोई चीज़ खाएं, चिप्स बिस्किट्स खाएं, उसकी जगह आपने क्या करना है कि आपने फ्रूट बाउल लेना है। और उसमें अगर आप वाटरमेलन का 1 कप ले लें या 2 कप ले लें फॉर अ नॉर्मल पर्सन जिसको कोई मसला नहीं है, जिसको शुगर नहीं है, तो वो आराम से खा सकते हैं। उसके लिए तो क्वांटिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल कहीं भी नहीं है कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहली बात ये शुगर पेशेंट्स के लिए सिर्फ एक बहुत ज़रूरी बात है कि वो अपना शुगर लेवल मॉनिटर करते रहें। अगर तो उनका शुगर लेवल दरमियाने हिसाब में रहता है, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है तो वो दिन में 1 कप तरबूज का खा सकते हैं, उनको बिल्कुल कोई उससे मसला नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा नहीं खाना, ज़्यादा क्वांटिटी अगर वो करेंगे या 2 कप या उससे ज़्यादा बगैर अपनी शुगर मॉनिटर करे खाएंगे तो फिर नुकसानदेह हो सकता है। सही। अब इसके साथ साथ मुझे बता दें कि कुछ लोग जूस को प्रेफर करते हैं। बिल्कुल। सो जूस के बारे में आपकी रिकमेंडेशन है? बिल्कुल ठीक है, उसके लिए मैं एक मशवरा ये दूंगी कि जो लोग सीड्स के साथ अगर जूस लेते हैं, मतलब कुछ लोग मिल्क शेकर में उसको शेक करके लेते हैं, अगर तो वो सीड्स के साथ लेते हैं और अगर उनको डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई इशू है तो इट इज़ रिकमेंडेड कि वो ना लें, सीड को निकाल के वाटरमेलन का जूस इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ लोग जो है उनको पेट में लोग चीनी का इस्तेमाल भी करते हैं। बिल्कुल नहीं, चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। फ्रूट्स में ऑलरेडी अल्लाह ताला ने नेचुरल शुगर्स रखी हुई हैं, उसमें फ्रुक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, उनमें ऑलरेडी शुगर्स प्रेजेंट हैं। हमें उनमें अलग से चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। हमें उनकी अल्लाह ताला ने जो उसके अंदर नेचुरल न्यूट्रिएंट्स रखे हैं हमें उन्हीं को ही इस्तेमाल करना चाहिए। सही। अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिएगा कि रिकमेंडेशन क्या है, एक दिन में आप कितना तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर बार बार आपको क्रेविंग टाइप की है तो आप क्या फ्रूट्स का इस्तेमाल रिपीट कर सकते हैं दिन में 2, 3, 4 दफ़ा से? बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो नॉर्मल पर्सन है उनके लिए होता है कि 4 to 5 सर्विंग्स आप ले सकते हो पर डे फ्रूट्स की, ठीक है। अगर आप चाहे वाटरमेलन ले रहे हो, आप एप्पल ले रहे हो, अभी पीचेस आ जाएंगे, देन देयर विल बी नंबर ऑफ फ्रूट्स लाइक इन समर, तो आप यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई बिल्कुल भी मसला नहीं है। तो आप सही, तो आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए फ़ायदा किस तरह से है इस पर हमने जो है बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर ली है। वाटर का जो है कंटेंट जिन फ्रूट्स में है गर्मियों में तो वैसे ही वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। वो लोग जिनको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम रहता है, मेरे ख्याल से उनको इस चीज़ पर ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मैसेज कुछ देना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि गर्मियाँ आ रही हैं और जो है हमारी रूटीन इस तरह की होती है कि हम अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं, तो और जो लोग ख़ास तौर पे जो अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, उनके लिए आप मशवरा समझ लें कि आप लोग जो हैं वो फ्रूट्स को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। जैसे अभी हम वाटरमेलन की बात कर रहे हैं तो वाटरमेलन के अंदर विटामिन सी और विटामिन ए का बहुत ज़्यादा अच्छी मिकदार में जो है ना उसके अंदर कंटेंट मौजूद है। तो हम जो इतना पैसा अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, तो ब्यूटी सिर्फ ऊपर की चीज़ों से नहीं आएगी। जब तक आप ग़िज़ा का इस्तेमाल अच्छा नहीं करेंगे तब तक जो है वो आपकी स्किन या आपके बाल जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हो सकते। तो आप खाएं भी अच्छा, आपको भी अच्छा रखें और साथ साथ जो है वो आप ऑब्वियसली आप अच्छा खाएंगे तो आपकी स्किन भी अच्छी नज़र आएगी। थैंक यू सो मच आपके वक्त का, शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। वीकेंड का शो स्पेशल कुछ इसलिए भी डिज़ाइन किया गया है, आपके ड्रेसेस की भी बात कर ली, आपके लिए खाने पीने में अच्छा क्या है वो भी हमने बात कर ली।
इसके साथ साथ हम आपको टिप्स हमेशा देते रहते हैं कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। अच्छा अगर पहनना चाह रहे हैं, अच्छा खाना चाह रहे हैं, आप उस अच्छे खाने को आपने यूटिलाइज कैसे करना है ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। सो इसके लिए हम हमेशा से सेगमेंट शामिल करते हैं हेल्थ टिप। खाएं पिएं लेकिन मॉडरेशन के साथ, इत्तेदाल के साथ। अगर ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर आपने करना क्या है जी, जिम करने है, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है। ज़ुहैब की तरफ चलते हैं, ओवर टू यू। बुखारी, आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, मेरे साथ हैं रईस बबर, और आज हम करें हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का प्रोग्राम, जिसमें हम करेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो ट्रेनिंग एट द सेम टाइम। और पर्पस क्या है, मैक्सिमम फैट लॉस। तो स्टार्ट करेंगे वर्कआउट का जंपिंग जैक से, वार्म अप से। 1 2 3 एंड गो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Okay, start with push-ups. 1 2 3 go. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Okay, chao boy, stand up. High knees करेंगे for 10 seconds. 1 2 3 and go. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Okay, next exercise, shoulder press. 1 2 3 and go. 10 9 8 chao boy. 7 6 up. 5 4 3 2 and 1. Shabash, very good. Okay, next exercise, mountain climbers again. 1 2 3 and go. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Stand up. Bicep curls. Shabash. शाबाश शाबाश, स्टार्ट। 10 reps. अच्छा, सबसे पहले हम की थी पुशअप। पुशअप के अंदर हमारे जो एक्सरसाइज मसल यूज हो रहे हैं वो है चेस्ट और ट्राइसेप्स। के बाद हमने किया शोल्डर प्रेस। शोल्डर के अंदर हमारा शोल्डर प्रेस जब किया है, इंटीरियर डेल्टॉइड, मीडियल डेल्टॉइड और पोस्टीरियर डेल्टॉइड, हमारे शोल्डर के तीनों मसल यूज हुए हैं। अब हम कर रहे हैं आर्म्स का वर्कआउट, बाइसेप कर्ल, जिसके अंदर हमारा फ्रंट मसल ऑफ आर्म यूज हो रहा है। शाबाश। हाउ मेनी रेप्स बॉय? 12। ओके, शाबाश। ओके, साइड जंप्स करेंगे। 1 2 3 एंड गो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. शाबाश। ओके, प्लैंक पोजीशन पे जाएंगे। जितनी भी हम एक्सरसाइज करेंगे आपने इसको 3 टाइम रिपीट करना है। शाबाश। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. शाबाश। ओके, स्टैंड अप। स्किपिंग करेंगे, शैडो स्किपिंग। 1 2 3 एंड गो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Okay, next exercise, squats, simple squats. 1 2 3 and go. शाबाश, परफेक्ट बॉय। स्क्वाट्स हमारे जो मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं स्क्वाट एक्सरसाइज में, क्वाड्स, फ्रंट मसल ऑफ लेग एंड ग्लूट्स, हिप्स, ग्लूटस मैक्सिमस, ग्लूटस मीडियस एंड ग्लूटस मिनिमस। क्या बॉय? 2 more, 1 more, 10. शाबाश। ओके, माउंटेन क्लाइंबर्स अगेन। उसके बाद एक एक्सरसाइज और करेंगे। शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. शाबाश। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, स्टैंडिंग calf raise. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ये था हमारा आज का वर्कआउट। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। डाइट करें, एक्सरसाइज करें, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और हजरत अली का कौल है कि जिससे नेकी करें उसके शर से बचें। और आज का ज़माना भी ऐसे ही चल रहा है। अपना ख्याल रखें, अपने घरों का ख्याल रखें
और हमें अपना फीडबैक थैंक यू सो मच ज़ुहैब। आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो डू शेयर योर फीडबैक। अगर आप कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम घर यूट्यूब से देख के खुद ब खुद घर में प्रैक्टिस करते हैं तो वो इंजरी की तरफ ले जाती है। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप किसी ट्रेनर को ज़रूर फॉलो करें। तो ज़ुहैब हमारे पास मौजूद होते हैं हमेशा। अगर आप कुछ स्पेसिफिकली टिप्स पूछना चाह रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, तो आप ज़रूर हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर सकते हैं। सो आपका मैसेज हम ज़ुहैब तक पहुँचाएंगे और आपके साथ वो तमाम टिप्स हम शेयर करते रहेंगे। लेकिन ज़रूरी ये है हेल्दी रहने के लिए कि आप अपने आप को हिलजुल में रखें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, ताकि आपकी सेहत अच्छी रह सके। और ये सब चीज़ें शेयर करने का मकसद भी होता है कि हम चाहते हैं कि आप तंदुरुस्त रहें। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो प्रोग्राम में हम जी सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपके लिए स्पेशल सेगमेंट हमेशा हम डिज़ाइन करते हैं ये सोच के कि वो चीज़ें शामिल करें जो आप देखना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपके लिए बेहतर है, आपकी सेहत के लिए बेहतर है। सो आज का ओवरऑल शो हमारा इसी हवाले से है। हमारी हेल्दी टिप्स हमेशा क्योंकि आपका फीडबैक भी आता है हमारे पास, तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं हम। वो चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं जो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपके लिए स्पेशल भी होती हैं। वो चीज़ें आपके साथ लेकर आते हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि टिप्स ऐसी दे दी जाती हैं जो मेरे ख्याल से हर किसी के लिए ईजी नहीं होती हैं। हमारी टिप्स हमेशा वो होती हैं जो आपके घर में चीज़ें मौजूद होती हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं। सो आपके उसका तरीका बता देते हैं कि आपने उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ताकि आपके लिए उसका फ़ायदा जो है वो एक्चुअली पहुंच सके। अच्छा जी, आज हम जो आपके साथ चीज़ शेयर करने जा रहे हैं वो है अनारदाना। अनारदाना तो अब हर घर में मौजूद होता है। नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि इसको खाने में यूज़ करना है, किसी ख़ास चीज़ में यूज़ करना है, लेकिन अनारदाना इटसेल्फ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके बेतहाशा फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले वो लोग जो कि भूल जाने की जिनको आदत होती है, जो कहते हैं अच्छा जी मैं तो हर चीज़ भूल जाता हूँ, उसके लिए आप अनारदाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मौसर है। कुछ लोग इसको पानी में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ लोग अनारदाने के साथ पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ लोग रात को भिगो के भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। हर सूरत में इफ़ेक्टिव है। अच्छा जी, वो लोग जो कि वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर वो अनारदाने का इस्तेमाल कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। अच्छा, कुछ लोगों को इससे ये इशू हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है। तो आपने अगर इसका इस्तेमाल करना है वेट रिड्यूस करने के लिए, तो आप क्या करें जी, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच रात को भिगो के रख दें। सुबह उठ के अगर आप उसका इस्तेमाल कर लेंगे तो वेट जो है आपका अल्टीमेटली कम होना शुरू हो जाएगा। हाजमे के लिए बहुत बेहतर है। जिन लोगों को ब्लॉटिंग रहती है, जिन लोगों को एसिडिटी का मसला रहता है, खाना हजम नहीं होता, तो अनारदाना बेस्ट ऑप्शन है। आपको खाना जो है वो बड़ी आसानी से आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सोजिश जो आपके जिस्म के अंदर आप डिफरेंट हिस्सों पे फील करते हैं, उसके लिए अनारदाने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मौसर है। फिर दांतों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि ये तो दांतों से सख्त है, खाने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपको ये बताना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आपके दांतों की हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। अब इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है हर किसी के लिए, छोटे बच्चों में तो इसका इस्तेमाल इतना इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन अगर आप वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना जो वो जल्दी हजम हो जाए, तो इसका यही तरीक़ेकार है। इसका आप जूस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने हाथ मुँह भी खा सकते हैं, अनारदाना खाकर आप पानी भी पी सकते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको पहुँचेगा। अब फीडबैक आपने है और बताना है कि ये चीज़ें आपके लिए किस तरह से जो है फ़ायदेमंद हैं। आप क्या देखना चाह रहे हैं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, हमारे लिए हमेशा बहुत ज़रूरी ये चीज़ें रहती हैं। सो आप शेयर करते रहें, हम आपके साथ वो चीज़ें जो हैं वो शामिल करते रहेंगे और अपने माहिरीन को बुलाकर हमेशा आपको बताते रहेंगे कि आपने किस तरह से इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात होगी मंडे को नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ, नई खबरों के साथ और इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छी खबरों के साथ। बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।